हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। आई एम स्वाति नेगी और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। तो क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो देर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट विच इज़ गिवन बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल को हम फादर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो जो 14 प्रिंसिपल्स है नर्सिंग मैनेजमेंट के वो यहाँ पर एंडलिस्ट कर रखे हैं और इसको हम निमोनिक से याद रखने की कोशिश करेंगे। निमोनिक क्या है? डैड, यूसी, यूएसएसआर, ओआई, सी। तो यहाँ पे एक चाइल्ड जो है वो अपने फादर को बोल रहा है कि क्या आपने देखा यूएसएसआर को? तो जो फादर है वो रिप्लाई कर रहे हैं कि ओआई सी, मैंने देखा। तो यहाँ पर जो डी है, डी स्टैंड्स फॉर डिविजन ऑफ वर्क, A stands for authority and responsibility. Next, D stands for discipline. U stands for unity of command. C stands for centralization and decentralization. U stands for unity of direction. S stands for subordination of individual interest to general interest. S stands for scalar chain. R stands for fair remuneration. O stands for order. I stands for initiative. S stands for stability of tenure. E stands for equity and the last E stands for esprit corps। तो इस निमोनिक को अगर आप याद रखेंगे तो जो प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं जो नर्सिंग मैनेजमेंट के, उनको याद रखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और निमोनिक क्या है? डैड, यूसी, यूएसएसआर, ओआई, सी। तो यहाँ पे यूएसएसआर का मतलब क्या है? रशिया। तो यूएसएसआर का नेम चेंज होके क्या हो गया? रशिया हो गया। तो निमोनिक है डैट, यू सी, यूएसएसआर, ओआई, सी। तो यहाँ पे हर एक जो अल्फ़ाबेट है उस अल्फ़ाबेट का क्या है? एक मीनिंग है। मतलब जैसे सपोज कि डी स्टैंड्स फॉर लाइक डिवीजन ऑफ वर्क। तो एक एक करके हम सभी 14 प्रिंसिपल्स को समझेंगे। The first principle is division of work. It is also called as principle of specialization. Division of work जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि वर्क जो है वो डिवाइडेड होना चाहिए एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया। जिस भी एरिया में एम्प्लॉय की एक्सपर्टीज़ है उसको क्या मिलना चाहिए? उसी तरह का काम मिलना चाहिए। सपोज एक कोऑर्डिनेटर को एक सिलेबस कंप्लीट करवाना है क्लास का, तो अकेले तो जो कोऑर्डिनेटर है वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा? सिलेबस को डिवाइड करेगा, ठीक है। और वो जो सिलेबस है उसको क्या करेगा? जिस भी सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ जिस भी टीचर के पास में है, जो भी टीचर जिस भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है उसको क्या करेगा? वो ही सब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा कंप्लीट करने के लिए। सो दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। कि जो वर्क है उसको हमें इस तरह से डिवाइड करना है कि जो भी एम्प्लॉयज़ जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट हो उसके पास में वही काम आए, राइट। सो दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। Next is authority and responsibility. Authorities one rights for giving orders by position by senior managers to the juniors. Authority का मतलब है कि right to give orders, मतलब right, एक हमारे पास में right है कि हम दूसरों को orders दे सकते हैं। जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो किसको ऑर्डर दे सकते हैं? जूनियर मैनेजर्स को। मतलब ऑर्डर हमेशा किस में होगा? हायरार्की में होगा। जो सीनियर है वो क्या कर सकते हैं? अपने जूनियर्स को ऑर्डर दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जॉब या फिर ड्यूटी। तो जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल में पढ़ा कि कोऑर्डिनेटर को अगर सिलेबस कंप्लीट कराना है किसी भी क्लास का तो उसको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट्स अलॉट करना पड़ेगा टीचर्स को अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। तो अब टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब टीचर की ये जॉब है कि अब उसको क्या करना है? अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, राइट। ये ना ही कोऑर्डिनेट, ये क्या है? सभी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। जिस भी टीचर को जो सब्जेक्ट मिला है वो उस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना। बिकॉज एवरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स नो वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर मतलब अगर हम किसी इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, सभी लोगों की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो क्या होगा लास्ट में? everyone responsibility becomes no one responsibility. So that's in authority and responsibility. The next
द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? ओबीडियंस। ओबीडियंस मीन्स ओबे करना दूसरों की, चाहे वो रूल्स रेगुलेशंस की बात हो या फिर ऑर्डर्स की बात हो, उसको क्या करना? ओबे करना, उसे मानना। Discipline refers to sincerity, respect and observance of rules and regulation of an organization. Discipline का मतलब है कि एक तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं उनकी रिस्पेक्ट करना और उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, और जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको क्या करना है? अपने सुपीरियर को रिस्पेक्ट करना है। सुपीरियर को रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? उनके इंस्ट्रक्शंस को ओबे करके। जो भी इंस्ट्रक्शन सुपीरियर ने दिया है उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करना है? सबॉर्डिनेट्स को ओबे करना है। सो दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस। और जो भी एम्प्लॉयज है उनको क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, और जो सबॉर्डिनेट्स है उनको क्या करना है? अपने सुपीरियर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। Then the next principle is unity of command. Every subordinate must receive order and instruction only from one superior. तो हर एक सबॉर्डिनेट को क्या कर, जो ऑर्डर मिलना चाहिए वो किससे मिलना चाहिए? एक सुपीरियर से मिलना चाहिए। ठीक है। The unity of command aids in improving the performance of the employee. If an employee is getting orders from many heads, there will be overlapping of orders and instructions and create confusion and conflict. कि जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कौन इंस्ट्रक्शन देगा? सिर्फ एक सुपीरियर देगा। अगर सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अगर हेड होते हैं तो उससे क्या होता है? कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि हो सकता है कि एक हेड कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन दे और जो दूसरा हेड है वो कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन दे, है ना। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर हेड होना, एक सुपीरियर होना ज़रूरी है। अगर बहुत सारे हेड होंगे तो उससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि हमें, एम्प्लॉयज़ को बहुत कन्फ्यूजन होगा कि हमें करना क्या है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों से अलग अलग ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यही है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनका सुपीरियर कौन होना चाहिए, उनका हेड कौन होना चाहिए? एक इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर बहुत सारे होंगे तो उससे क्या होगा? कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। Next principle is unity of direction. According to this principle, one head should give the direction or subordinate must receive orders only from one head. All group activity is directed toward the same goal. इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन है सबॉर्डिनेट्स को वो कौन देगा? सिर्फ एक ही हेड देगा। राइट। मीन्स जो भी ऑर्डर्स हैं या जो भी डायरेक्शन है वो कौन देगा? एक हेड देगा। ठीक है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका गोल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर गोल अलग अलग होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो वहाँ पे क्या होगा? कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है वो क्या होना चाहिए? सभी एक्टिविटीज़ का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय शुड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि गोल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या हो? अचीव हो पाए। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या देना है? फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। हमेशा एम्प्लॉयज़ को अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है। एम्प्लॉय शुड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट इज फेयर रेम्यूनरेशन। तो द रेम्यूनरेशन टू बी पेड for the employee should be reasonable, satisfactory and rewarding of the effort. It will reduce the difference between administration and the staff and create a pleasing atmosphere in the organization. तो जो भी wages workers को मिल रही हैं, जो भी wages employees को मिल रही हैं वो fair होनी चाहिए, reasonable होनी चाहिए और satisfactory होनी चाहिए। ठीक है। और रिवॉर्डिंग होना चाहिए। उनको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ हमने कुछ एफर्ट्स लगाए और उस एफर्ट्स का ये क्या है? हमारे पास एक रिवॉर्ड है। और जो भी वेजेस किस बेसिस पे डिटरमाइन होना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि क्या लिविंग का कॉस्ट है उसके बेसिस पे क्या होना चाहिए? वेजेस डिटरमाइन होना चाहिए। किस तरह का काम उनको असाइंड हुआ है उस बेसिस पे क्या होना चाहिए? वेजेस डिसाइड होगा। क्या फाइनेंशियल पोजीशन है अभी बिजनेस का, जो भी बिजनेस है उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या वेज रेट अभी एट करंट, क्या वेज रेट है
उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वेज डिटरमाइंड होना चाहिए, राइट। इट विल, इससे क्या होगा, जो भी डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ के बीच में वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्योंकि अगर फेयर रेम्यूनरेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्लॉयज़ को क्या है, किसी एम्प्लॉय के साथ में किसी तरह की पार्शियलिटी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी वेजेस एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं वो फेयर होना चाहिए। किसके बेसिस पे, चाहे उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे वो उनका रिवॉर्ड हो, उनके एफर्ट्स के बेसिस पे हो, किस तरह का काम उन्हें मिला है, क्या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है और क्या अभी एट करेंट क्या वेज रेट है। The next principle is effective centralization and decentralization. Centralization means that concentration of authority rests at one place or one level in the organization. Centralization is a situation in which the administration retain most of the decision making power. Decentralization is the downward sharing of authority in the organization. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, चेयरमैन होता है और कौन होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये कहाँ पे आते हैं, टॉप लेवल पे आते हैं, कौन, चेयरमैन और डायरेक्टर। लेकिन अगर हम बात करें मिडिल लेवल पे, तो मिडिल लेवल पे कौन है, मिडिल लेवल पे है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जो है वो कहाँ पे आते हैं, मिडिल लेवल पे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोअर लेवल पे, तो टीचर्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, लोअर लेवल पे हैं। और अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास में क्या है, मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, जो कंसंट्रेशन, जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कहाँ पे है, एक जगह पे है या फिर एक लेवल पे है। और वो लेवल कौन सा है, और वो लेवल कौन सा है, टॉप लेवल, राइट। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब situation in which top manager retains most of the decision making power. Next we talk about डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो सभी लेवल्स पे क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि प्रिंसिपल और टीचर्स, मिडिल लेवल और लेवल लोअर लेवल, यहाँ पे क्या है, दोनों में ही जो है अथॉरिटी है वो क्या हो रखी है, शेयर हो रखी है। टीचर्स के पास में भी अथॉरिटी है और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पास में भी क्या है, अथॉरिटी है। सो दैट इज अफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मोस्ट ऑफ द जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास में होती है, टॉप लेवल के पास में होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो अथॉरिटी है, जो थोड़ी बहुत जो अथॉरिटी है वो किसके पास भी होती है, टीचर्स और प्रिंसिपल, और जो वाइस प्रिंसिपल है मींस मिडिल और लोअर लेवल के पास में भी क्या है, अथॉरिटी है। और जो डाउनवर्ड शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी है फ्रॉम द मिडिल लेवल टू द लोअर लेवल, उसको क्या कहा गया, डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। स्केलर चेन को हम क्या बोल सकते हैं, हायरार्की। हायरार्की को ही क्या बोला, स्केलर chain. Every order, instruction, message and the request has to pass through this scalar chain. मतलब कोई भी मैसेज है या किसी भी तरह का रिक्वेस्ट है या इंस्ट्रक्शन है वो किस थ्रू स्केलर चेन ही पास होगा। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, सबसे पहले क्या आता है, टॉप लेवल। टॉप लेवल के नीचे कौन है, मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल के बाद कौन है, लोअर लेवल। तो सपोज कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन है, अगर टॉप लेवल को कोई मैसेज देना है, किसी तरह का इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो वो किसको देगा, मिडिल लेवल को। और मिडिल लेवल कहाँ पहुँचाएगा, लोअर लेवल को। अगर लोअर लेवल को टॉप लेवल के पास किसी तरह का इंस्ट्रक्शन या मैसेज देना है या किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन करना है, तो वो किसको करेगा, मिडिल लेवल को। और मिडिल लेवल किसको करेगा, टॉप लेवल को। तो किसी भी तरह का ऑर्डर हो, चाहे इंस्ट्रक्शंस हो, कैसे फ्लो होगा, स्केलर चेन की तरफ फॉर्म में फॉलो होगा। सो दैट इज स्केलर चेन। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर इज कंसर्न विद द प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो दो तरह से होता है। एक तो क्या होगा, मटेरियल ऑर्डर हम बोल सकते हैं। मतलब अगर हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर की बात करें तो एक होगा हमारा मटेरियल ऑर्डर
और दूसरा क्या है, सोशल ऑर्डर, राइट। सोशल ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। जो भी लोग हैं चाहे वो चीज़ें हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। अगर हम मटेरियल ऑर्डर की बात करें तो मटेरियल ऑर्डर का मतलब क्या है, सेफ, एप्रोप्रिएट एंड स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरी आर्टिकल। हर एक आर्टिकल का क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए। मीन्स कोई भी आर्टिकल है, सपोज अगर एक आर्टिकल है थर्मोमीटर या फिर एक आर्टिकल है बीपी इंस्ट्रूमेंट, तो उसका क्या होना चाहिए, एक स्पेशल प्लेस होना चाहिए। वो स्पेशल प्लेस क्या होगा, किसी और नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में, नर्सिंग फाउंडेशन लैब, राइट। अगर कोई भी डमी है तो वो कहाँ पे होनी चाहिए, लैब में होनी चाहिए। अगर सपोज कोई स्टूडेंट का चेयर है तो वो कहाँ होगा, क्लासरूम में होगा। तो मटेरियल ऑर्डर का मतलब क्या है कि सेफ, अप्रोप्रिएट एंड स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरी आर्टिकल। हर एक आर्टिकल के लिए क्या होगा, एक स्पेसिफिक प्लेस होगा, एवरी आर्टिकल। नेक्स्ट इज द सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का मतलब क्या है, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मोस्ट सुटेबल पर्सन ऑन द सुटेबल जॉब। जैसे कि जो कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम एक एम्प्लॉयज़ को काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। तो सोशल ऑर्डर का मतलब यही है कि जो एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन है, हमें क्या करना है, मोस्ट सुटेबल पर्सन को मोस्ट सुटेबल जॉब देनी है, राइट। सो दैट इज सोशल ऑर्डर, मीन्स मोस्ट सुटेबल पर्सन ऑन द मोस्ट सुटेबल जॉब, most suitable person on the suitable job. Now the next principle is equity. Equity means fair and impartial treatment. The administration must give similar treatment to employees of a similar position. इक्विटी का मतलब है कि सबके साथ में फेयर रहना, इम्पार्शियल रहना, किसी भी एम्प्लॉय के साथ किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, चाहे वो एज के बेसिस पे हो या फिर किस कास्ट के बेसिस में, सेक्स, रिलीजन या फिर किसी भी तरह के रिलेशनशिप के बेसिस पे किसी भी तरह की इम्पार्शियल ट्रीटमेंट किसी एम्प्लॉय को नहीं मिलना चाहिए। किसी भी तरह का भेदभाव किसी एम्प्लॉय के साथ में नहीं होना चाहिए। हर एक जो भी मैनेजर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना है, सभी एम्प्लॉयज़ को, राइट। मीन्स किसी ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, किसी तरह का फेवर कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर को हम स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ भी कहते हैं, right. It means that employees should not frequently move from one position to another, rather than fix the tenure of an employee to a particular position. मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक जगह से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीक्वेंटली मूव नहीं करना चाहिए। अपना जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो आए हुए हैं उस टाइम पीरियड तक उन्हें रहना चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली मूव करेंगे तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम जो है एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो ऑर्गेनाइजेशन का एफर्ट्स है या रिसोर्सेज है वो बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि अगर कोई भी न्यू एम्प्लॉय आ रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, उस एम्प्लॉय को टाइम चाहिए, न्यू सराउंडिंग में, न्यू इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने में, वहाँ के इन्वायरमेंट को सीखने में क्या लगता है, एम्प्लॉय को समय लगता है। अगर एम्प्लॉयज़ कंटिन्यूसली चेंज होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा समय तो रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में ही चला जाएगा, राइट। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ का स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टाफ का स्टेबिलिटी होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्टिविटी होगा वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। हो सकता है कि सिर्फ एम्प्लॉय अपनी चॉइस से ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ा हो, जो मैनेजर है उसने एम्प्लॉय को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है उसकी जॉब से, तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। क्योंकि कोई भी अगर न्यू एम्प्लॉय आएगा, अगेन हमने डिस्कस किया था कि कोई भी न्यू एम्प्लॉय आएगा तो उसको नए वर्क के लिए क्या चाहिए, नए वर्क में यूज टू होने के लिए उसको क्या लगेगा, समय लगेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, गिव अपॉर्चुनिटी टू सबॉर्डिनेट्स इन इनिशिएटिंग दी प्लान्स। मतलब जो भी मैनेजर है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, जो भी उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें
कि वो न्यू आइडियाज़ के बारे में, अपने जो भी उनके न्यू आइडियाज़ हैं वो दें, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं। और अगर हम कोई भी काम है उसको नए तरीके से कैसे करें, स्मार्ट वर्क मतलब कि हम कैसे करें, वो उनसे पूछना चाहिए। या फिर उन कभी भी अगर वो किसी भी कोई भी नई तरीके से कोई प्लान करते हैं या फिर वो अपना कोई नया आइडिया देते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, सबॉर्डिनेट्स को इंकरेज करना चाहिए, राइट। सो दैट इज़ इनिशिएटिव। Next principle is spirit de corps, means union is a strength. It refers to a sense of unity, team spirit, devotion and cooperation which unites the member of the group. इसका मतलब है कि जो यूनिटी है, टीम स्पिरिट है, डिवोशन है और जो कॉपरेशन है, ये क्या करता है, एक ग्रुप के मेंबर्स को आपस में जोड़ता है। और जो यूनिटी है वो एम्प्लॉयज़ को हेल्प करती है एक दूसरे को इंकरेज करने में। और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या कन्फ्यूजन है वो भी क्या होता है, कम होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। सो एक बार हम क्विक रिवीजन लेंगे। निमोनिक क्या था, डैड यू सी यू एस एस आर ओ आई सी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि जो वर्क है वो डिवाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है कि वंस राइट टू गिव ऑर्डर्स। जो मैनेजर्स हैं उनके पास राइट होना चाहिए ऑर्डर देने का। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस, जो भी एम्प्लॉयज़ उनको रिस्पेक्ट करना है अपने सीनियर्स को। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जो पावर है वो डिवाइडेड होती है लोअर लेवल में, अपर लेवल में, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। और जब पावर डिवाइडेड होती है सभी लेवल्स में, उसको क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। द नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मीन्स जो भी डायरेक्शंस देगा वो कौन देगा, एक हेड देगा एक सिमिलर गोल को अचीव करने के लिए। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयज़ है, ऑल एम्प्लॉयज शुड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। स्केलर चेन को हम हायरार्की भी बोलते हैं और यहाँ पे मतलब है स्केलर चेन का कि जो भी कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, थ्रू हायरार्की होना चाहिए। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज फेयर रेम्युनरेशन, कि मतलब जो भी वेजेस मिल रहे हैं एम्प्लॉयज़ को वो कैसे होने चाहिए, फेयर होना चाहिए, किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। द नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी देना सबॉर्डिनेट्स को, वो ताकि वो अपने जो भी प्लान्स हैं उनको इनिशिएट कर पाएँ। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ। हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्विटी मीन्स मतलब किसी भी तरह का इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ना होना, एक फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए सभी एम्प्लॉयज़ के साथ में। नेक्स्ट है स्प्रिट डी कॉप्स। स्प्रिट डी कॉप्स का मतलब क्या है कि यूनिटी ही क्या है, स्ट्रेंथ है। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. Thank you so much. I hope you will like this lecture. Please like, share and subscribe my channel.